तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अंडररेटेड बॉलीवुड हॉरर फिल्म को जिसका नाम है आउट ऑफ टाइम, जो कि रिलीज हुई थी 2021 में। लेकिन ये कब आई कब गई पता ही नहीं चला, क्योंकि ये एक छोटे बजट की मूवी है तो प्रमोशन वगैरह ठीक से नहीं हो पाए। बाकी इसकी कहानी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 1914 से होती है, जहां हम सत्या को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर भाग रहा था। कई सारे लोग उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। सत्या जो कि बेहद घबराया हुआ था, वो बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था। लेकिन कितना भाग लेता, थक कर वो गिर गया। लेकिन उसे जहाँ जाना था वहां तक वो पहुंच गया था। सामने मैक्सवेल हाउस था, जहाँ पर मैक्सवेल नाम का एक ब्रिटिश साइंटिस्ट रहता था। बस फिर क्या था, अपनी बच्ची कुछ शक्ति बटोर कर वो अंदर भागता है और मैक्सवेल से कहता है कि सर मुझे बचा लो, वो मुझे मार देंगे। मैक्सवेल कहता है कि कौन तुम्हें मार देगा? तो वो कहता है कि गाँव वाले, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए। तभी उसे मैक्सवेल की टाइम मशीन का ध्यान आता है। वो कहता है कि सर अब बचने का यही रास्ता है, आप मुझे दूसरे समय में भेज दो। लेकिन मैक्सवेल मना करता है कि नहीं, और इतना सीरियस हो जाता है कि गन निकाल लेता है। कहता है कि टाइम मशीन से दूर रहो। तो सत्या उसके पैर पकड़कर गिटगिटाने लगता है, लेकिन मैक्सवेल नहीं मानता। कहता है कि सत्या तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो सत्या क्या करता है कि गुस्से में मैक्सवेल की गन उठाकर उस पर ही अटैक कर देता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में जंप करती है, जहाँ पर मैक्सवेल हाउस अब वीरान और भूतिया टाइप का हो चुका था और कई लोगों का मानना है कि मैक्सवेल हाउस हॉन्टेड है। अब इसके बाद हम समीर को देखते हैं, जिसकी शक्ल 1914 वाले सत्या से हूबहू मिलती है। मतलब कहानी में 3 कैरेक्टर हैं जिनकी शक्ल सेम है। एक 1914 वाला सत्या, करंट टाइम वाला समीर और उसके पिता संजय। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। तो समीर यहाँ पर काफी परेशान है क्योंकि उसके डैड संजय मिसिंग है। बात लगभग 15 साल पहले की है। संजय जो कि एक आर्किटेक्ट थे, वो अपने करंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो कि था मैक्सवेल हाउस को होटल में कन्वर्ट करना। अब मैक्सवेल हाउस के हॉन्टेड होने की बात, उसके भूता होने की बात गंदी तरह से फैली हुई थी, इसलिए यह प्रोजेक्ट आसानी से कोई लेने को तैयार नहीं था। लेकिन संजय इन भूत प्रेतों पर बिलीव नहीं करते थे, इसलिए ये प्रोजेक्ट वो उठा लिए। अब वो काम ही कर रहे थे कि तभी छोटा समीर आकर मॉडल देख लेता है और डर जाता है। कहता है कि पापा ये हाउस तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा लग रहा है। इस पर संजय कहता है कि बेटा, मॉन्स्टर्स कहानियों में होते हैं, रियल वर्ल्ड में नहीं होते। और देखना कैसे मैं आपके इस मॉन्स्टर हाउस को एक शानदार होटल में बदल दूंगा। और इसी काम के लिए संजय मैक्सवेल हाउस गया था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, जिससे समीर की माँ को ऐसा सदमा लगा कि उनकी दिमागी हालत बिगड़ गई। रही बात समीर की, तो हादसे से पहले उसे लंदन भेज दिया था पढ़ाई के लिए, जहाँ से शादी वादी करके वो अब लौटा है और उसकी वाइफ का नाम है श्रेया। अब यहाँ पर डॉक्टर संजय को कॉल करके बताता है कि उसकी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। वो हर टाइम बस यही बोलती रहती है कि संजय तुम कहाँ हो, तुम कब आओगे। और अपनी माँ को इस हाल में देख तो समीर रो देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रेया समीर की आंख में आई ड्रॉप डाल रही थी, क्योंकि समीर को टेम्पररी आई साइट की प्रॉब्लम है। उसे टाइम टू टाइम दवाई डालनी पड़ती है। अब उसे कौन सी बीमारी है ये इस फिल्म में मेंशन नहीं किया है। तो समीर यहाँ पर काफी दुखी था। कहता कि माँ की हालत मुझसे अब देखी नहीं जा रही, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे डैड को लाऊं। जिस पर श्रेया कहती कि पुलिस का कहना है कि वो अपनी पूरी कोशिश किए हैं, लेकिन हो सकता है कि क्या पता उन्होंने पापा को ठीक से नहीं ढूंढा। एक काम करते हैं, हम लोग खुद से मैक्सवेल हाउस जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्या पता कोई सुराग मिल जाए। समीर कहता है कि ठीक है, यही करते हैं, मैं जय से बात करता हूँ। अब जय जो है वो समीर का ही दोस्त है और वो भी आर्किटेक्ट है। समीर के कहने पर जय मैक्सवेल हाउस का प्रोजेक्ट उठा लेता है ताकि ये लोग लीगली वहां पर जा सकें। और ऐसा भी नहीं है कि जय इसी के लिए वो प्रोजेक्ट उठाया है, उसको काफी पहले से इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था। फिलहाल जय अपने ऑफिस में था और प्रणय नाम का लड़का भी उसके साथ था, जो इन्हीं का दोस्त था। डील होते ही वो प्रणय को भी बता देता है कि भाई मुझे मैक्सवेल हाउस का प्रोजेक्ट मिल गया है और हम वहां पर जा रहे हैं। लेकिन मैक्सवेल हाउस का नाम सुनते ही प्रणय डर जाता है कि क्या वो भूतिया मैक्सवेल हाउस? भाई उसके बारे में तो मैंने बड़ी अजीब अजीब सी कहानियां सुनी है। जय कहता है यार तू बड़ा फट्टू है, अरे पुरानी प्रॉपर्टी है, लोग ऐसे ही कहानी वानी बना देते हैं, ये भूत प्रेत की बातें सब अफवाह होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि भाई तू भी चल और अपनी बंदी को भी ले आ। प्रणय कहता तो फिर गोवा का ट्रिप का क्या, वो कैंसिल? जय कहता है कि नहीं भाई, गोवा भी चलेंगे, मैक्सवेल हाउस रास्ते में पड़ता है, पहले वहां रुकेंगे फिर उसके बाद गोवा ट्रिप। फिर प्रणय भी एग्री हो जाता है कि चलो भाई ठीक है। बस फिर क्या था, सब मिलकर मैक्सवेल हाउस जाते हैं। रात के ठीक 8 बजे ये लोग वहां पहुंचते हैं। समीर, श्रेया, जय, प्रणय और उसकी बंदी सोनिया। अंदर पहुंचते ही सब टॉर्च वॉर्च जला लेते हैं क्योंकि पूरा अंधेरा था, इसलिए सबसे पहले समीर और जय जाकर लाइट के लिए मेन बोर्ड ढूंढते हैं। बाकी तीनों यहीं खड़े थे। तभी श्रेया को वहां कुछ दिखता है।
और वो चिल्ला पड़ती है कि वहां कोई है, लेकिन इन दोनों को कोई नहीं दिखता और श्रेया का वहम बताते हैं। दूसरी तरफ समीर और जय के पीछे से कोई गुजरता है जिसे दोनों नोटिस कर लेते हैं। समीर कहता है भाई वो क्या था, तूने भी देखा ना वो? जय कहता है पता नहीं भाई क्या था। फिर उन्हें स्विच मिल जाता है तो वो लाइट ऑन कर देते हैं। इतने में सोनिया की चीखने की आवाज आती है तो ये लोग भाग कर देखने जाते हैं कि क्या हो गया। तो श्रेया बताती कि अरे कुछ नहीं, चूहा था बड़ा सा। वो कहता है अरे यार हम तो डर गए थे, पता नहीं क्या हो गया। खैर अब सब अलग अलग रूम में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ की हालत बहुत खराब थी। बेड पर धूल मिट्टी से सनी चादर पड़ी थी जो बिल्कुल काली हो चुकी थी। ये सब देख सोनिया कहती कि छी यक, तुम मुझे यहाँ सुलाओगे धूल मिट्टी में? पढ़ने कहता नहीं बेबी ऐसा नहीं है, रुको मैं अभी आता हूँ। फिर वो भागकर अपने बैग से साफ चादर लेने जाता है। तब तक सोनिया नेल कटर निकाल कर अपने नाखून ठीक करने लगती है। इधर पढ़ने बैग से बेडशीट निकाल रहा था और उसके पलटते ही जय मुंह पर टॉर्च मारकर उसे डरा देता है और जोर जोर से हंसता है कि तू तो सच में डर गया। तभी ऊपर कुछ आवाज आती है। वो सोचते हैं कि ये क्या था और भागकर देखने जाते हैं। समीर ने भी वो सुना था तो वो भी देखने आता है। इसी बीच समीर और जय को कुछ दिखता है। दोनों उस तरफ भागते हैं लेकिन वो गायब हो जाता है। वो लोग आपस में बात करते हैं कि भाई तूने भी देखा था ना वो साया। तभी समीर देखता है कि जमीन पर एक कंपास पड़ा था जिसे वो उठाकर रख लेता है। इतने में श्रेया की चीख सुनाई देती है। ये दोनों तुरंत भागकर देखने जाते हैं तो रूम में सोनिया की लाश पड़ी थी। ये देख सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हो गया। जय समीर श्रेया सब समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन उन्हें समझने में अब देर हो गई थी। घर के सब खिड़की दरवाजे अपने आप ब्लॉक हो गए थे। जय और समीर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। रही बात पढ़ने की तो वो तो सदमे में चला गया था, बस सोनिया की लाश को गोद में लिए बैठा था। तभी जय कहता है भाई कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का, तू यहाँ देख, मैं दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ। और दूसरी तरफ देखने जाता है। अपने डिफेंस के लिए उसने हाथ में एक नुकीला सा लॉक ले रखा था। इसी दौरान वो एक रूम के अंदर जाता है। रूम के अंदर बहुत अंधेरा था तो लाइट जलाने लगता है कि तभी पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है और ये समीर की आवाज़ थी। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि समीर तो श्रेया के साथ था। वो कहता है कि यहाँ फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे, शायद ऊपर आ जाए, तुम तब तक पढ़ने को देखो, मैं आता हूँ, और चला जाता है। फिर श्रेया पढ़ने को देखने जाती है कि तुम ठीक हो? पढ़ने कहता है कि जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सामने से जय आता है घायल। वही नुकीली लॉक उसकी छाती के आर पार हो रखी थी। वो आकर वहीं गिर जाता है। फिर पढ़ने सोनिया को छोड़ पहले उसे देखने जाता है। श्रेया चिल्लाकर समीर को भी बुला लेती है। पढ़ने कहता है कि भाई ये कैसे हुआ, किसने किया? तो वो समीर की तरफ ही इशारा करके कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो दम तोड़ देता है, जिससे पढ़ने को समीर पर शक होने लगता है। और फिर वो क्या करता है कि जाकर बैग से चाकू लेकर आता है और समीर की गर्दन पर रख देता है। कहता है कि जब सोनिया की मौत हुई थी तो तू कहाँ था? श्रेया क्या तुम्हारे साथ था? श्रेया कहती कि हाँ वो मेरे साथ था। प्रणय उस पर यकीन कर लेता है और सॉरी बोलता है, लेकिन उसका कहना था कि कोई तो यहाँ पर है जो ये सब कर रहा है और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और किलर को ढूंढने जाता है। समीर कहता है कि भाई रुक जा, हमें साथ में रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। कहता है कि ये चाकू मेरे साथ है और चला जाता है। फिर समीर को जो कंपास मिला था ना वो निकालकर श्रेया को दिखाता है कि ये उसके डैड का था, और पुरानी बात याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसने पूछा था कि ये क्या है। तब संजय ने बताया था कि बेटा एक कंपास है जो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, इसकी मदद से आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। जिस पर मासूम समीर कहता है कि मतलब मैं इससे कोई भी जगह ढूंढ सकता हूँ, आपको भी ढूंढ सकता हूँ। संजय कहता है कि हाँ बेटा बिल्कुल, देखो इसमें मेरा नाम भी लिखा है, संजय। अब ये सब याद करके समीर कहता है कि इस कंपास का मिलना कोई इशारा है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि मैं डैड को ढूंढने के काफ़ी करीब हूँ। इधर पढ़ने को एक जगह पर खून के छींटे दिखाई देते हैं, जिसे फॉलो करता हुआ वो आगे देखने जाता है। इसी बीच उसे कुछ नीचे पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो उठाने के लिए झुकता ही है कि तभी कोई उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है। खुद को बचाने के लिए डोर के दोनों साइड्स पकड़ लेता है और समीर का नाम चिल्लाता है। तभी इतने में जो उसे पकड़ा हुआ था वो उसे अंदर खींच लेता है। अब उसकी आवाज़ सुनकर समीर और श्रेया उसे देखने जाते हैं। समीर श्रेया को बाहर ही रुकने को कहता है और खुद रूम के अंदर देखने जाता है, जहाँ पर प्रणय की लाश पड़ी थी। कोई उसे भी मार दिया था। वो समझ जाता है कि किलर आसपास ही है। वो बाहर आता है और श्रेया से कहता है कि ध्यान रखना, मैं भी देख कर आता हूँ, और आगे चला जाता है। मतलब ऐसी सिचुएशन में वो श्रेया को अकेला छोड़ दिया था। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो अचानक उसको रियलाइज हुआ कि एक मिनट, मैं तो श्रेया को अकेला छोड़ आया, इस बीच कोई उसे कुछ कर दिया तो। फिर वो भाग कर तुरंत वापस जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किलर ने श्रेया को भी चाकू मार दिया था और समीर को देखकर भागने लगता है। समीर जाकर तुरंत पहले श्रेया को चेक करता है तो वो मर चुकी थी। फिर वो उस आदमी के पीछे भागता है और एक पॉइंट पर वो पकड़ा जाता है क्योंकि सामने रास्ता बंद था। लेकिन इससे पहले कि समीर कुछ करता वो ही उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है।
इसी बीच समीर के हाथ में वहां पड़ा एक वास लग जाता है जो किलर के सर पर फोड़ देता है, जिससे वो बेहोश होकर दूसरी साइड पर गिर जाता है। मौका मिलते ही समीर उसका चाकू उठाता है और वो इतने गुस्से में था कि लगातार बिना रुके 14-15 बार उसकी छाती में स्टैब करता है और किलर को मार डालता है। किलर के मरते ही पता नहीं क्यों सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और समीर को वैसे भी कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, तो वो अपनी आई ड्रॉप निकाल कर लगाता है, तब जाकर उसे ठीक से दिखता है। लेकिन किलर को देखकर उसका दिमाग ही फट जाता है क्योंकि वो बिल्कुल समीर जैसा दिख रहा था। और इसके बाद तो और भी अजीब होता है, उसकी डेड बॉडी गायब हो जाती है और उसकी नहीं बाकी सभी डेड बॉडी गायब हो जाती है। घड़ी में फिर से 8 बजते हैं और वो खिड़की से देखता है कि बाहर समीर और बाकी सब फिर से आते हैं। समीर का तो दिमाग ही घूम जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर उन्हें छुप कर देखता है तो वो सब वैसे ही आते हैं और वही सब बातें करते हैं। तब जाकर समीर को समझ आता है कि वो किसी टाइम लूप में फंस चुका है। वो किलर उसकी तरह सिर्फ दिख नहीं रहा था बल्कि वो समीर ही था, दूसरे टाइमलाइन वाला। तभी ये जो नए वाली श्रेया है वो समीर को देख लेती है कि वहां पर कोई है और समीर वहां से भाग जाता है। मतलब श्रेया जो है वो समीर को देखकर चिल्लाई थी, लेकिन वो क्लियर नहीं देख पाई थी कि वो कौन था। अब समीर यहाँ से भागता है तो इसी दौरान वो दूसरे समीर और जय के पीछे से गुजरता है, जिसे ये दोनों नोटिस किए थे लेकिन अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाए थे। फिर ये वाला समीर छुप कर देखता है कि प्रणय सोनिया के साथ अपने रूम में जाता है। अब समीर को याद था कि सबसे पहले सोनिया मरेगी, तो वो सोचता है कि अगर वो सोनिया को मरने से बचा लिया तो वो रियलिटी बदल देगा और फिर आगे कोई नहीं मरेगा, सब बच जाएंगे। फिर वो वहीं छुपकर मौके का इंतजार करता है और जैसे ही प्रणय बेडशीट लेने बाहर जाता है तो वो तुरंत सोनिया से बात करने जाता है, जो कि हाथ में नेल कटर लिए नाखून ठीक कर रही थी। लेकिन इससे पहले कि समीर कुछ कर पाता, सोनिया खुद ही कटर से नाइफ निकालती है और अपनी गर्दन में स्टैब कर लेती है। यानी सोनिया को कोई नहीं मारा था, वो ही खुद को मारी थी। समीर उसे चेक करता है तो वो मर चुकी थी। फिर वो वहां से भागने लगता है कि तभी सोनिया अचानक जिंदा हो जाती है और समीर का नाम लेकर उसे बुलाती है कि समीर। ये सुनते ही समीर पलट कर उसे देखने जाता है तो वो उसके कान में कहती है कि समीर यू हैव टू डाई। ये सुनकर समीर डर जाता है और हड़बड़ाते हुए वहां से भागता है। इसी की आवाज जय और प्रणय को सुनाई देती है जब प्रणय चादर लेने गया था और जय ने उसके साथ प्रैंक किया था। आवाज सुनकर दोनों ऊपर देखने आते हैं और इसी दौरान जय और समीर दूसरे समीर को देख लेते हैं, लेकिन क्लियर नहीं देख पाते। दोनों उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन ये समीर छुप जाता है, उन्हें दिखाई नहीं देता। और भागा दौड़ी में उसकी पॉकेट से वो कंपास गिर गया था, जिसे नया वाला समीर उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। तभी श्रेया की चीख सुनाई देती है तो ये लोग भागकर देखते हैं कि रूम में सोनिया की लाश पड़ी थी। और अब यहाँ पर पुराना समीर याद करता है कि अब जय मरेगा, तो फिर वो जय को बचाने जाता है, जो कि हाथ में वो नुकीला लॉक लेकर उसी रूम में जाता है और वहां की लाइट ऑन करता है। तभी पीछे से समीर उसे आवाज लगाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है, हम लोग किसी टाइम लूप में फंस गए हैं। यहाँ पर एक दूसरा समीर भी है। लेकिन जय के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। कहता है कि भाई मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या कह रहा है? तो समीर अपनी जैकेट उतार कर दिखाता है कि ये देख, पता है खून किसका है, ये दूसरे समीर का है। लेकिन इससे तो जय और कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है भाई लगता है टेंशन से तेरे दिमाग खराब हो गया है, तुझे सुनाई भी दे रहा है जो तू बोल रहा है। अब समीर को लगता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा, बाकी सबसे जाकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए होता है ना, वो लॉक हवा में उठता है और जय के घुस जाता है। तब समीर पलट कर देखता है कि जय भी वैसे ही घायल हो गया था। और तब हम यहाँ पर एक एंटिटी को देखते हैं जो कि काले धुएं के रूप में वहां मौजूद था और यही सबको मार रहा है, जिससे समीर अब तक अनजान था। उसे फील तो होता है कि कोई पीछे है, लेकिन उसके पलटते ही वो गायब हो जाता है। समीर को कुछ समझ नहीं आता तो जाकर छुप जाता है और छुप कर ही देखता है कि आगे क्या होता है। इधर जय घायल पड़ा था लेकिन वो जिंदा था। फिर इसी हालत में वो खुद को संभाल कर वहां से निकलता है और नीचे सबके सामने जाकर गिर जाता है। मरने से पहले वो समीर की तरफ पॉइंट कर देता है, जिससे प्रणय समीर पर शक करने लगता है, उसे चाकू दिखाने लगता है। लेकिन श्रेया के कहने पर वो उसे छोड़ देता है और फिर अकेला ही किलर को ढूंढने जाता है। ये सब समीर भी याद कर लिया था कि अब प्रणय मरेगा, लेकिन कैसे और कौन उसे मारेगा ये उसे देखना था। तभी किलर को ढूंढने के चक्कर में प्रणय इधर ही आता है। वहीं पर समीर गलती से अपनी घड़ी गिरा दिया था, जिसे उठाने के लिए प्रणय झुकता है और तभी उस समीर को देख भी लेता है। लेकिन तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच लेती है। बचने के लिए वो डोर के दोनों साइड्स पकड़ लेता है और समीर को देख उससे मदद मांगते हुए उसका नाम पुकारता है और तभी वो एंटिटी उसे अंदर खींच लेती है। अब उसकी पुकार नीचे वाला समीर भी सुन लेता है तो वो श्रेया के साथ ऊपर आने लगता है, इसलिए पुराना समीर वहां से भी भागकर छुप जाता है। फिर नया समीर श्रेया को बाहर छोड़कर प्रणय को अंदर देखने जाता है तो वहां उसकी लाश पड़ी थी और बाहर श्रेया को कुछ हो गया था। वो नीचे पड़े चाकू की तरफ देखे जा रही थी। फिर बाहर आकर समीर बताता है कि कोई प्रणय को भी मार दिया। लेकिन अगर यहाँ पर आप ध्यान दे तो श्रेया
अभी भी नीचे चाकू को ही देख रही थी, मतलब वो होश में नहीं थी। और समीर उसको ऐसे ही छोड़कर किलर को ढूंढने चला जाता है। तभी पीछे से पुराना समीर आता है श्रेया को देखने, क्योंकि अब वो मरने वाली थी। और यहाँ हम देखते हैं कि श्रेया को वो एंटिटी पोजेस कर रखी थी। फिर वही नीचे पड़ा चाकू उठाकर खुद को ही स्टैब कर लेती है। और सोनिया भी ऐसे ही मरी थी। वो खुद को नहीं मारी थी, बल्कि वही एंटिटी उसे पोजेस करके उससे वो करवाई थी। और वही समीर के कान में बोली थी कि यू हैव टू डाई। लेकिन समीर को इसका कोई आइडिया नहीं था कि भूत सबको मार रहा है। तो श्रेया पुराने वाले समीर की बाहों में अपना दम तोड़ देती है और फिर ये उसकी पेट से चाकू निकालता है। तभी नया वाला समीर आकर दूर से ये देख लेता है। उसे लगता है कि ये किलर है, तो वो उसके पीछे भागता है। पुराना समीर भी भागने लगता है, लेकिन एंड में रास्ता खत्म होने पर जब वो फंस जाता है तो उस पर ही अटैक कर देता है, जिससे नया समीर इस बार किलो पर जाकर गिरता है, जिससे वो मारा जाता है। तो मतलब यहाँ पर उल्टा हो गया था। होना यह था कि नए समीर के हाथों पुराने समीर को मरना था, लेकिन पुराने समीर ने नए समीर को मार दिया था। और फिर उसकी जेब से वो कंपास मिलता है जो घूम फिर कर वापस पुराने समीर के पास आ गया था। और तभी सब कुछ फिर से रिसेट हो जाता है। सब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सारी डेड बॉडीज गायब हो जाती हैं। घड़ी में फिर से 8 बजते हैं और बाहर वो सब फिर से आ गए थे। तो इस बार समीर क्या करता है कि पहले ही जाकर सोनिया के रूम में छुप जाता है, लेकिन थकावट के कारण उसकी आंख लग जाती है। और फिर वो सपने में अपने साथ श्रेया को देखता है। दोनों बहुत खुश लग रहे थे कि तभी माहौल एकदम से बदल जाता है। अब उसे सोनिया दिखाई देती है जो कि उसे हॉन्ट करती है, और उसका चेहरा खून से सना था, जिससे डरकर उसकी आंख खुल जाती है। और वो बिल्कुल सही टाइम पर जगह था, क्योंकि इस वक्त प्रणय चादर लेने चला गया था और सोनिया अकेली नील कटर लिए खड़ी थी। इससे पहले कि वो खुद को स्टैब करती, समीर तुरंत आकर उससे नील कटर छीन लेता है। लेकिन फिर भूत जो है वो सोनिया को पोजेस कर लेता है। फिर वो समीर को सेड्यूस करने लगती है। समीर को तो उसका ये बिहेवियर समझ नहीं आता, वो तो शौक था। इसी का फायदा उठाकर वो उसके हाथ से कटर भी ले लेती है। और फिर वो वही लाइन बोलती है कि यू हैव टू डाई, जिससे घबराकर समीर पीछे हट जाता है। फिर पोजेस्ड सोनिया उसकी तरफ अजीब तरह से देखती है। और इस बार क्या होता है कि सोनिया से पहले जय मर जाता है। तभी प्रणय को सोनिया का ध्यान आता है कि वो रूम में अकेली है, तो सब भाग कर उसे देखने जाते हैं। इसी बीच पुराना समीर श्रेया को पकड़कर खींच लेता है और ये दोनों देखते हैं कि सामने सोनिया की लाश पड़ी थी। तभी नए समीर को ध्यान आता है कि श्रेया कहाँ चली गई, तो वो उसे देखने जाता है। और यहाँ प्रणय सोनिया की लाश से लगकर रोने लगता है कि सोनिया तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। तभी क्या होता है कि सोनिया की लाश फिर से जिंदा होती है, मतलब वो आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। फिर वो अपनी गर्दन से नाइफ निकालती है और प्रणय की गर्दन में स्टैब करके उसे भी अपने जैसा मुर्दा बना देती है। दूसरी तरफ पुराना समीर नए श्रेया को समझाता है कि मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, हम लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। जिस समीर के साथ तुम आई हो वो भी मैं ही हूँ, बस फर्क इतना है कि वो अभी आया है और मैं पहले से यहाँ पर हूँ। जो मुझे पता है वो तुम लोगों को नहीं पता, प्लीज मेरा यकीन करो। और श्रेया उसे पहचान भी लेती है कि ये मेरा समीर ही है, कोई बहरूपिया नहीं है। इधर नया समीर अपनी श्रेया को सब जगह ढूंढ रहा था और तभी वो दूसरे समीर को देख लेता है, जिससे वो एकदम से चौंक जाता है और सीढ़ियों से गिर पड़ता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है। अब ये वाले समीर को बस ये था कि वो श्रेया को लेकर यहाँ से किसी भी तरह से निकल जाए। वो रास्ता खोजने में लगा ही था कि तभी इतने में भूत आकर श्रेया को भी मार देता है। इसके बाद तो समीर बिल्कुल टूट सा जाता है कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। तभी सोनिया के रूप में भूत आकर उसे खुद को मारने के लिए कहता है, लेकिन समीर भूत की बात को इग्नोर कर देता है, क्योंकि अभी वो हार नहीं माना था और वैसे भी उसके पास अनगिनत मौके थे। तभी सब कुछ फिर से रिसेट होता है, सब लाशें गायब हो जाती हैं, लाइट जाती है, घड़ी में 8 बजते हैं और वो सब फिर से आते हैं। लेकिन इस बार समीर क्या करता है कि वो उस कंपास पर ध्यान देता है कि ये हर बार किसी ना किसी तरह से मेरे पास पहुंच रहा है, तो मे बी यही उसे यहाँ से निकलने में गाइड कर दे। फिर वो उस कंपास को फॉलो करता हुआ एक रूम तक पहुंचता है, जो कि असल में मैक्सवेल की लैब थी और वो पूरी सड़ चुकी थी, पूरे में जाले वाले लगे थे। अब वहां पर समीर को दराज के अंदर से मैक्सवेल की गन मिलती है, वही गन जिससे सत्या ने मैक्सवेल के सर पर मारा था। यहीं पर उसे मैक्सवेल की डायरी भी मिलती है, जिसके अंदर उसने अपने टाइम मशीन वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में सब लिखा हुआ था। तो अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर मैक्सवेल ने ऑलमोस्ट अपनी टाइम मशीन बना ली थी, लेकिन उसकी टाइम मशीन में एक गड़बड़ थी। जब भी वो अपने मशीन में किसी इंसान को दूसरे टाइम में भेजता था तो चला तो जाता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगले ही क्षण वो वापस आ जाता था, या कहे कि आधे रास्ते से ही वापस आ जाता था और वो जिंदा नहीं लौटता था, उसकी जली हुई लाश वापस आती थी। फिर समय के साथ उसने अपने टाइम मशीन को बेहतर बनाने की कोशिश करी, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करी और एक्सपेरिमेंट जारी रखा, जिस चक्कर में बहुत सारे वॉलंटियर्स की जान चली गई। और ये जो वॉलंटियर्स थे
ये गांव के ही गरीब लोग थे। इनको पहले ही बता दिया जाता था कि तुम्हारी लाइफ को रिस्क है, लेकिन फिर भी ये लोग वॉलंटियर्स बन के आते थे क्योंकि ये गरीब लोग थे। पैसों के लिए गरीब घरवाले अपने लड़कों को दे देते थे, बदले में मैक्सवेल उन्हें अच्छे खासे पैसे ऑफर करता था। और जो सत्या था ना, वो मैक्सवेल का असिस्टेंट था, वो ये सब डील करता था। वॉलंटियर्स जो है ये लेकर आता था। मैक्सवेल डायरेक्ट गांव वालों से नहीं मिलता था और पैसे वगैरह भी वो सत्या के थ्रू ही उन तक पहुंचाता था। लेकिन यहाँ पर सत्या एक झोल करता था। वो मैक्सवेल से पैसे तो ले लेता था, लेकिन वो उन फैमिली वालों को नहीं देता था, बल्कि अपने पास ही रख लेता था। यही जो बात है उन फैमिली वालों को, उन गांव वालों को पता लग गई और इसीलिए वो सत्या को मारने के लिए उसे खोज रहे थे। अब सत्या उनसे बच बचाकर किसी तरह मैक्सवेल के मेंशन तक पहुंचा और उसे रिक्वेस्ट किया कि गांव वालों से बचने के लिए वो उसे दूसरे टाइम में भेज दे। लेकिन जब मैक्सवेल मना कर दिया तो सत्या उसी की गन से उसके सर पर अटैक कर दिया और उसको बांध दिया। मतलब वो उसको मारा नहीं था। और फिर वो उसके सामने ही मशीन से दूसरे टाइम में चला गया 1960 में। अब तक मैक्सवेल टाइम मशीन को पूरी तरह से सही कर चुका था, इसलिए सत्या जो है वो सक्सेसफुली दूसरे टाइम में पहुंच गया था। लेकिन जब टाइम मशीन सही से काम कर रही थी तो मैक्सवेल उसे मना क्यों कर रहा था? क्योंकि टाइम ट्रेवल से जुड़े जो साइड इफेक्ट थे वो उससे सत्या को बचाना चाहता था, जिससे सत्या अनजान था। अब 1960 में पहुंच कर तो सत्या को लगा कि भैया जो मैंने काम किए हैं गलत सलत, उनसे मेरा पीछा छूट गया और अब मैं यहाँ पर आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा। फिर यहीं पर उसे एक लड़की मिल गई जिससे उसे प्यार हो गया और फिर उसने उससे शादी भी कर ली और खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन जीने लगा। कुछ टाइम बाद उनका लड़का जन्म लेता है। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और अब वो चलना सीख रहा था। ये देख सत्या और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और उसे देखकर क्लैप करने लगते हैं। लेकिन सत्या जब क्लैप करता है ना तो उसके हथेली का मांस फटकर गिरने लगता है। और इसका रीजन मैक्सवेल ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि अगर कोई इंसान दूसरे टाइम में जाकर एक नए जीवन का कारण बनेगा, एक न्यू लाइफ क्रिएट करेगा जिसे वहां पर एग्जिस्ट होना ही नहीं चाहिए, तो उसे एग्जिस्ट करवाने के लिए फिजिक्स का वही आइंस्टाइन वाला रूल फॉलो होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब वो जो न्यू लाइफ है, मतलब सत्या का बच्चा, वो जीने के लिए और बड़ा होने के लिए सत्या का ही लाइफ फोर्स यूज करेगा, उसी के बॉडी मास को एक्वायर करेगा। इसीलिए सत्या का बॉडी मास फट रहा है और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी बॉडी में से सब जगह से मांस फटना शुरू हो जाता है, जिससे सत्या इतने दर्द में होता है कि उसे सहन नहीं होता। फिर एक रात वो क्या करता है कि जब उसकी पत्नी और बच्चा दोनों सो रहे थे तो चुपचाप वो उठकर घर से बाहर जाता है और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालता है और खुद को आग लगा लेता है, अपनी लाइफ को खत्म कर लेता है। लेकिन मैक्सवेल की डायरी में एक और बात लिखी थी कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे टाइमलाइन में जाकर खुद को खत्म कर लेता है या मर जाता है तो उसकी आत्मा जो है वो उसी टाइमलाइन में स्टक हो जाएगी। उसे अगर मुक्त होना है तो उसे अपने टाइम में, अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में आकर मरना होगा, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। और वो अपने ओरिजिनल टाइमलाइन में जब तक नहीं आ सकता जब तक उसका एक भी वंशज वहां जिंदा है। यानी ये जो एंटिटी है जो सबको मार रही है, ये सत्या की ही आत्मा है जो कि अपने वंशजों को खत्म करना चाहती है। तो इधर समीर ये सब यहाँ पर डायरी में पढ़ रहा था और उधर मौत का एक और खेल शुरू हो गया था। सत्या की आत्मा ने फिर से सबको मार दिया था। बस समीर और श्रेया ही जिंदा बचे थे और दोनों ही बहुत डरे हुए थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, सबको कौन मार रहा है। तभी वहां पर श्रेया को जय का भूत दिखाई देता है जो वहीं सामने खिड़की पर बैठा था और उसका चेहरा खून से लथपथ था। ये देखकर श्रेया डर के मारे जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख अंदर जो समीर बैठा था डायरी पढ़ रहा था वो सुन लेता है। फिर वो क्या करता है कि वहां मैक्सवेल की जो गन पड़ी थी वो लेकर आता है और अंधेरे में छुपकर उस नए वाले समीर को शूट कर देता है। वो समीर वहीं मर जाता है और श्रेया उसे देखकर रोने लगती है। तभी ये पुराने वाला समीर श्रेया के सामने आता है, कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारा समीर हूँ। अब श्रेया का दिमाग घूम जाता है, वो कहती है कि तुम समीर हो तो फिर ये कौन था? वो बताता है कि वो भी मैं ही था और उसे समझाता है कि असल में हम लोग एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं। तो मेरा यकीन नहीं करोगी लेकिन ये सब होते हुए मैं चौथी बार देख रहा हूँ। फिर वो उसे अपने साथ उसकी लैब में लेकर जाता है और वहां पर उसे वही मैक्सवेल की डायरी पढ़वाता है और उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। तब जाकर जो है श्रेया को पूरी बात समझ में आती है और वहीं पर उन्हें एक फोटो मिलती है मैक्सवेल और सत्या की, और सत्या का चेहरा देखकर समीर समझ जाता है कि वो ही उसका वंशज है। कुल मिलाकर पूरा सीन ये है कि सत्या की आत्मा यहाँ पर अटकी हुई है, उसे अपने टाइम में वापस पहुंचना है, तो इसके लिए वो अपने वंशजों को खत्म कर रहा है। समीर के डैड के गायब होने या मौत के पीछे भी सत्या की आत्मा का रोल था और ये सब भी सत्या की आत्मा ही कर रही है। संजय की तरह वो समीर को भी खत्म करना चाहती है क्योंकि वो उसका आखिरी वंशज है। लेकिन समीर बार बार बच जा रहा था, उसके दोस्त लोग मर जा रहे थे, जबकि मरना समीर को है और इसीलिए वो टाइम लूप चला रहा है बार बार।
अब जाकर समीर को समझ आता है कि सत्या की आत्मा उसको क्यों यह मैसेज दे रही थी कि यू हैव टू डाई, क्योंकि इस टाइम लूप को ब्रेक करने का यही तरीका है, समीर को खुद को मारना होगा। मतलब एक भी समीर जिंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी समीर जिंदा होगा तो संजय की आत्मा इस लूप को बार बार चलाती रहेगी समीर को मारने के लिए। इसलिए अब वो खुद को ही शूट करने लगता है, लेकिन श्रेया उसे ऐसा करने नहीं देती। कहती है कि समीर प्लीज ऐसा मत करो, इस लूप से निकलने का हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन समीर समझ चुका था, कहता है कि नहीं, इसका कोई और तरीका नहीं है, बस यही एक तरीका है। और तभी संजय की आत्मा वहां पर आती है और वो उन दोनों पर अटैक कर देती है, जिसमें जो है श्रेया की मौत हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि सब कुछ फिर से रिसेट होकर एक नया लूप शुरू हो जाता है। लेकिन अब समीर को पता था कि उसे क्या करना है। इस बार वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। जैसे ही नया समीर बाकी सबके साथ वापस आता है तो ये यहीं से छुपकर अपने पिता की आवाज निकालता है। अब समीर को लगता है कि उसके पिता यहीं पर हैं, तो तुरंत भागकर देखने आता है उस तरफ, और समीर यहाँ पर छुपा हुआ था गन लेके। उसके आते ही वो उसे शूट कर देता है और फिर खुद को भी शूट कर लेता है। इसी के साथ इन दोनों की डेड बॉडीज गायब हो जाती हैं। समीर के जो पिता थे संजय, उनके साथ भी यही हुआ था। सत्या की आत्मा ने उन्हें मार दिया था और उनकी बॉडी गायब हो गई थी। यही रीजन था उनके लापता होने का और उनके नाम मिलने का। तो क्योंकि अब सत्या के सारे वंशज खत्म हो चुके थे, तो इसकी आत्मा वापस अपने टाइम में पहुंच जाती है जहां पर ये जिंदा था। और ये जिंदा रूप में ही होता है, क्योंकि मरना इसको इसी टाइम में था। और ये वही समय था जब सब गांव वाले उसको मारने के लिए खोज रहे थे। अब सत्या को रियलाइज हो चुका था कि टाइम मशीन को यूज करके उसने कितनी बड़ी गलती करी थी। इसलिए इस बार वो अपनी गलती को नहीं दोहराता। अब वो इन गांव वालों से नहीं भागता, उनका सामना करता है और वो सब पैसे जो है अपने पास रख लिया था जाकर उन्हें निकालता है और गांव वालों के सामने रखकर सरेंडर कर देता है। लेकिन वो सब इतने गुस्से में थे, इतने आक्रोश में थे कि वो इससे संतुष्ट नहीं होते। वो तो उस पर दनादन लाठी डंडे बरसा देते हैं, उसे बुरी तरह पीट डालते हैं, उसे लहूलुहान कर देते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ चेंज हो गया था, रियलिटी बदल गई थी। समीर यहाँ पर जिंदा था, उसके पिता संजय को भी कुछ नहीं हुआ था, वो गायब नहीं हुए थे। उसकी माँ भी बिल्कुल ठीक थी और इन्हें वो वाला कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ अपनी रियलिटी का ही पता होता है। और जब इनकी रियलिटी अब यही है तो इन्हें यही पता है। और रही बात मैक्सवेल हाउस की, तो उसे संजय ने होटल में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो भूतिया नहीं रहा। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि सत्या उस मार को सरवाइव कर गया था, वो जिंदा बच गया था। फिर उस इंसिडेंट के बाद उसने अपनी लाइफ फिर से शुरू की होगी, शादी वादी करी होगी, बच्चे बच्चे किए होंगे, और इसीलिए फ्यूचर में उसकी ब्लड लाइन एग्जिस्ट करती है। मेन जो समझने वाली बात यह है कि इंसान अपने कर्मों से, अपने कल से नहीं भाग सकता। चाहे वो भाग कर किसी दूसरे टाइम में भी चला जाए, उसे अपने कर्मों का मोल चुकाना ही पड़ता है। जैसा कि सत्य के साथ हुआ, कांड करके वो दूसरे समय में भाग गया, सोचा कि अपने बुरे कल से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन घूम फिर कर वापिस उसे वहीं आना पड़ा और अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।